हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और आपके प्यारे परम सर हाजिर है नेक्स्ट माइंड मैप लेकर, दैट इज ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस डियर स्टूडेंट, 30 मिनट में पूरे चैप्टर को हम करने वाले रिवाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने स्टार्टिंग में क्या देखा होगा, डीएनए के बारे में देखा होगा, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखा होगा। और आपने मेंशन किया कि भाई डीएनए क्या है। डीएनए क्या है? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आप नोटिस करते हैं जो बेसिक यूनिट है वो है क्या? न्यूक्लियोटाइड, राइट, जिसमें शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट आते हैं। और दूसरी तरफ अगर एनपीसी के स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो वहां से फॉस्फेट हट जाता है, राइट। और जब भी पॉलीमराइजेशन होगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंकेज के मदद से वो ज्वाइन होते जाएंगे और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यस, सो ये आपके डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहां पे बात करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए की डिस्कवरी में, उसके मॉडल को प्रेजेंट करने में लैंडमार्क कहीं ना कहीं डिस्कवरीज रखी हैं। कई 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 सारी वो चीजें जो कहीं ना कहीं बेसिस की तरह काम करी नेक्स्ट डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में, राइट। तो आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में जो इंफॉर्मेशन मेंशन की गई थी वो फ्रेडरिक माइसर ने मेंशन की थी। और इन्होंने बोला कि डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है और उसको उन्होंने क्या बोला? न्यूक्लिन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस है जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। फिर बात आती है विल्सन एंड फ्रैंकलिन की, जिन्होंने एक्सरे डाटा क्रिएट किया था, जिस डाटा को यूज करते के वाटसन और क्रिक ने क्या दिया? डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल दिया डीएनए का। और उसके बाद एंट्री होती है चारगाफ की। साइमल्टेनियसली इवन चारगाफ ने भी कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जो कि यूज की वाटसन एंड क्रिक ने अपने डबल स्टैंडर्ड डीएनए को प्रेजेंट करते समय, मॉडल को प्रेजेंट करते समय। और चारगाफ के नियम को कौन नहीं जानता भाई। इन्होंने बोला कि डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड में, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, मगर वो डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। उसमें प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो 1 होता है। मतलब जितने प्यूरिन होंगे उतना ही पायरिमिडीन होगा। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन के आता है, इसके कुछ बेसिक फीचर हैं। जैसे यहाँ पे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगी जो कि एक दूसरे के चारों तरफ कॉइल्ड मैनर में होती हैं। और वो कॉइलिंग कहीं ना कहीं आप देखते हैं राइट हैंडेड फैशन में होती है। यहां पे आप देखेंगे शुगर और फॉस्फेट बैकबोन बना रहे होते हैं। ये जो आपको बैकबोन दिखेगी, इस बैकबोन में आप नोटिस करेंगे कि शुगर और फॉस्फेट होगा। दूसरी तरफ इन दोनों को ज्वाइन करते हुए या फिर इन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन को, नॉट द पॉलीपेप्टाइड, इन दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ज्वाइन करते हुए बीच में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। अंदर की साइड में नाइट्रोजनस बेसिस होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट कर रहे होंगे। तो इस तरीके का आपके सामने एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच में होती है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग भी बोलते हैं इसको। जैसे कि आप जानते हो एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है और साइटोसिन आपका ग्वाइनोसिन के साथ पेयरिंग करता है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप नोटिस करेंगे, इस हेलिकल स्ट्रक्चर में राइट हैंडेड कंडीशन होगी। यहां पे अगर आप पिच की बात करें, पिच मतलब एक टर्न के बीच में, एक टर्न में आप अगर नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो दे आर अराउंड 10। तो आप देखेंगे 10 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न आपको कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो ये सारे के सारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फीचर यहां पर प्रेजेंट किए गए हैं। और आप नोटिस करते हैं एक बेस के ऊपर दूसरा बेस, दूसरे बेस के ऊपर दूसरा बेस, दूसरे के ऊपर दूसरा, ये एक पेयर में, एक ऑर्डर में अरेंज रहते हैं जो कि एक बेस स्टैकिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इससे भी ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये स्टेबलाइज रहती है। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में आप कुछ क्लियर डाटा देखें तो इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे ये देखो, ये एक बैकबोन है, ये एक बैकबोन है। इनके अंदर आप यहाँ पे बेसिस देख पा रहे हो, यहाँ पे आप बेसिस देख पा रहे हो और ये बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, राइट। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है अगली कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम कैसे करते हैं, क्योंकि 2 मीटर का डीएनए है। अगर आप पिच के रेस्पेक्ट में, आप 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक डीएनए में जितने होते हैं उनके रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि जो डीएनए की जो साइज है दैट इज ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर 2.2 मीटर की जो लेंथ है वो निकल के आती है। और न्यूक्लियस का साइज करीब करीब 10
10⁻⁶, या फिर हम इसको सिंपली माइक्रोन बोल तक सकते हैं, माइक्रोन के साइज का होता है, उसके अंदर ये 2 मीटर का डीएनए अंदर की तरफ रैप करके रख देना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है। इसको बोलते हैं डीएनए की पैकेजिंग करना। पैकेजिंग में आप देखते हो यहाँ पे इस तरीके की एक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, जिसके चारों तरफ करीब करीब 200 न्यूक्लियोटाइड का एक डीएनए का पार्ट रैप रहता है, और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम नेक्स्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग को शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ फोल्डिंग होती है, यहाँ पे प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, और उसके साथ साथ डीएनए भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरीके से आप देखते हो पैकेजिंग होती है डीएनए की। डीएनए की पैकेजिंग के बाद आप नोटिस करते हैं कि ये जो पैकेजिंग है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अलग अलग होगी। ये स्टोन प्रोटीन है, ये एब्सोल्युटली आपके यूकैरियोट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, राइट। प्रोकैरियोट के केस में आप क्या देखते हो, अदर प्रोटीन होती है। यहाँ पे वैसे तो डीएनए स्कैटर्ड पड़ा रहता है, यहाँ पे उस रीजन को हम मेंशन करते हैं न्यूक्लियोइड, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रिच कहीं ना कहीं प्रोटीन होती है जो हेल्प करती हैं इसकी पैकेजिंग में। थोड़ी बहुत तो वहाँ पे भी पैकेजिंग होती है, कंडेंसेशन वहाँ पे भी होता है। यूकैरियोट में अगर आप देखें तो यूकैरियोट में प्रॉपरली हिस्टोन के ऑक्टामर मिलते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है वो इजीली उसके चारों तरफ बाइंड अप रैप अप हो जाता है, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें 200 बेस पेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहीं ना कहीं बीड ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कि जैसे आप मालाओं की एक मोतियों वाली माला देखें तो मोती दिखते रहते हैं और उसमें एक धागा पिरोया रहता है, तो वो धागा जो है वो डीएनए है, और जो मोती है वो स्टोन की तरह रिप्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बीड प्रेजेंट ऑन स्ट्रिंग। नेक्स्ट आप बात करिए कि जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो एब्सोल्युटली आपको मेटाफेजिक वाले टाइम पे दिखता है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द टाइम में वो क्रोमेटिन के फॉर्म में लूजली आप बोल सकते हैं कि प्रॉपरली हाईली डेंसली कंडेंस नहीं है, राइट। वो न्यूक्लियोसोम जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में वहां पे अवेलेबल रहता है क्रोमेटिन वाले केस में। क्रोमेटिन में लूज पैकेजिंग होती है, लूज फोल्डिंग होती है, जबकि जब क्रोमोसोम बन जाता है तो हाई डिग्री ऑफ पैकेजिंग, वहां पे हाई डिग्री ऑफ कंडेंसेशन आपको देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं उन मॉडल्स की या फिर उन एक्सपेरिमेंट की जिन्होंने ये प्रूव किया कि यस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। और इस श्रेणी में आप देखते हो सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि ग्रिफिथ ने प्रेजेंट किया था 1928 में। इन्होंने मेंशन किया कि भाई जब भी हम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की लेंगे जो कि स्ट्रेप्टोकोकस है, उसकी हम आर स्ट्रेन लेंगे जो कि रफ स्ट्रेन है, जो कि नॉन विरुलेंट है। अगर हम दूसरी तरफ एस स्ट्रेन लेंगे जो कि स्मूथ होती है, जो कि विरुलेंट फॉर्म होती है, जो कि निमोनिया कॉज कर देती है माइस में, राइट। तो अब आप इसके रेस्पेक्ट में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अगर आप एस स्ट्रेन को देंगे तो माइस को निमोनिया हो जाएगा, आर स्ट्रेन दोगे नहीं होगा। अगर हीट किल्ड एस स्ट्रेन दे रहे हो तो नहीं होता, बट जब आप लाइव आर स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन मिला के जब ये बैक्टीरिया का कंपोजिशन मिला के माइस को दोगे तो उसे निमोनिया हो जाएगा। मतलब हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो मूव करके कहां पे जाता है, आर स्ट्रेन में जाता है, और आर स्ट्रेन को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है एस स्ट्रेन में, जिस वजह से बैक्टीरिया को निमोनिया हो रहा है। तो यहां पे बात निकल के आती है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की कुछ ऐसा था उस मीडियम में, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कुछ ऐसी चीज है जिसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कराया। तो इसी की खोज करने के लिए और आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट किए गए, जहां पे एवेरी और मैककार्टी मैकलॉड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इन्होंने आगे ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। यहां पे उन्होंने कुछ एंजाइम आइसोलेट किए। उन एंजाइम की मदद से उन्होंने देखा कि अगर मैं प्रोटीन को डिग्रेड कर रहा हूं तब भी निमोनिया हो रहा है, मतलब तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आरएनए को ब्रेक डाउन कर रहा हूं तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मगर जब मैं डीएनए को ब्रेक डाउन कर रहा हूं, डीएनए डाल रहा हूं, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, राइट। तो आप क्या देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो माइस सर्वाइव करता है, डीएनए जब हम ऐड कर रहे हैं तो उस केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। फिर इसके बाद एक फाइनल एक्सपेरिमेंट आता है, हर्सले एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जो प्रूव करता है फाइनली, क्योंकि जो एवेरी वाला एक्सपेरिमेंट था कई सारे साइंटिस्ट उसको नहीं मान रहे थे, उस इंफॉर्मेशन को सही नहीं मान रहे थे, उनके एक्सपेरिमेंट को उतना वैलिडेट नहीं कर रहे थे। फाइनली आता है हर्सले एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जहां पर उन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को यूज किया, जहां पे उन्होंने बैक्टीरियोफाज की कवरिंग कैप्सिड को, उसकी कवरिंग को रेडियो लेवल किया, दूसरी तरफ उसके डीएनए को रेडियो लेवल किया। और जब वो बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो रेडियो लेवल डीएनए अगर होगा तो आपको रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर से दिख रही है। अगर रेडियो एक्टिव आपका कोट है, कैप्सिड है, कवरिंग है, तो रेडियो एक्टिविटी मीडियम से दिख रही है, जिसका मतलब ये क्लियरली शो करता है कि रेडियो एक्टिविटी अंदर से शो हो रही है। इसका मतलब है डीएनए ट्रांसफर हुआ है, डीएनए गया है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जिसने उसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कराया। एंड नाउ इट वाज क्लियर कि डीएनए, यस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो ये था फाइनली हर्सले एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म होते हैं, जिसके बाद डीएनए आरएनए में हम डिफरेंस देखते हैं और देखते हैं कि भाई डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए राइबोज शुगर है।
डीएनए में 5 मेथाइल यूरेसिल बोले तो थाइमिन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। मोस्ट डीएनए कैसे काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह। आरएनए नो डाउट वायरस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो मैसेंजर की तरह काम करते हैं, वो एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, एंड मल्टीपल फंक्शन होता है, कैटालिटिक रोल भी उसका आपको देखने को मिलता है। डीएनए कंपैरेटिवली मोस्ट स्टेबल है इन कंपैरिजन टू आरएनए। आरएनए कंपैरेटिवली लेस स्टेबल है, क्योंकि 2 प्राइम पे ओएच ग्रुप मिलता है जो अटैकिंग ग्रुप की तरह काम करके उसी पॉलीपेप्टाइड चेन को मोस्ट ऑफ द केस में ब्रेक भी कर देता है। ये केमिकली लेस रिएक्टिव है और म्यूटेशन स्लो होता है। आरएनए कहीं ना कहीं म्यूटेशन का रेट इसमें फास्टर है क्योंकि लेस स्टेबल है। डीएनए के केस में आप सेंट्रल डोग्मा देखते हो कि डीएनए आप क्या देखोगे, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, एंड आरएनए क्या देखते हो, डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड को कोड करता है। और कई सारे अदर रीजन भी हैं व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, बिकॉज आरएनए के पास 2 प्राइम ओएच है इसलिए वो अनस्टेबल है। थाइमिडीन जो होता है डीएनए में वो और ज्यादा स्टेबिलिटी एज करता है। आरएनए बायोकैटालिटिक एक्टिविटी भी शो करता है, रिएक्टिव होता है। डीएनए जबकि डबल स्टैंडर्ड है, मोर स्टेबल है, उसमें लेस म्यूटेशन रेट है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते और यहाँ पे रिपेयर की मैकेनिज्म भी होती है, इसलिए हम मेंशन करते हैं डीएनए इज कंपैरेटिवली मोस्ट स्टेबल देन आरएनए। आगे बात करते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में आप बोलते हो भाई डीएनए से डीएनए का बनना इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। और यहां पे आप क्या देखते हो, कॉपिंग, डीएनए की दोनों स्ट्रैंड की कॉपी बनती है, नए डॉटर स्ट्रैंड क्रिएट हो जाते हैं। यहां पे आप क्या बोल रहे हो, डबल कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी को डबल किया जा रहा है। 2 स्ट्रैंड होंगे, अलग अलग सेपरेट होंगे, दोनों टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। अच्छा, रेप्लिकेशन में ट्रांसक्रिप्शन में ये भी अंतर है कि दोनों स्टैंड रेप्लिकेशन में टेम्पलेट की तरह काम करके करेंगे, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में एक स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। आफ्टर रेप्लिकेशन एक आप क्या देखोगे, पेरेंटल कॉपी होगी और एक नई सिंथेसाइज कॉपी होगी, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, एक कंजर्वेटिव मोड होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव मोड होता है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंप्लीट वन शॉट जो मैंने कराया उसके पार्ट 1 में, वहां पे मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसके दोनों स्टैंड अलग अलग हो रहे हैं और फिर उनके सामने नई सिंथेसाइज कॉपी क्रिएट हो रही है। सो दिस इज पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि इस बात को कैसे प्रूव किया गया। एक साइंटिस्ट थे मिचेल्सन एंड सेथ, उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और फाइनली ये बताया कि जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। यहाँ पे उन्होंने रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन नहीं लिया, यहाँ पे हैवी आइसोटोप लिया है नाइट्रोजन का, राइट। तो ई कोलाई को उन्होंने ग्रो कराया N15 मीडियम में जो कि हैवी आइसोटोप था, डीएनए का हैवी आइसोटोप है, सॉरी नाइट्रोजन का एक हैवी आइसोटोप है। दूसरी तरफ उन्होंने उसको फिर बाद में ट्रांसफर किया N14 मीडियम में जो कंपैरेटिवली हैवी आइसोटोप कंपैरिजन टू N15 नहीं है, राइट। देन उन्होंने क्या देखा कि ई कोलाई जब भी डिवाइड कर रहा है 20 मिनट बाद, तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस कैसे देखने को मिलेंगे, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको जब N15 की कंडीशन है तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में आप क्या देखोगे, ये बेस की तरफ दिखेंगे। जब N15 और 14 की कंडीशन होगी तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, राइट, जो कि सेमी कंजर्वेटिव मोड शो कर रहा है। और 14 की कंडीशन होगी तो वो और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। ये और नए बनने वाले हैं और यहाँ पे आपको 14-15 की कंडीशन दिख रही है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है फाइनली प्रूव करता है कि यस, डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट करता है। जब भी रेप्लिकेशन होगा तो एक पेरेंटल कॉपी होगी और उसके सामने न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉपी आपको देखने को मिल जाएगी। देन हम बात करें रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म की, तो आपको पता है रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। यहाँ पे एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है, पूरा बोले तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट या एनर्जी प्रोवाइड करने वाला मॉलिक्यूल है वो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपी होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में यही मॉलिक्यूल कौन होते हैं, एनटीपी। वहां पे डीएनटीपी नहीं होते, वहां पे एनटीपी होते हैं। रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है एक पर्टिकुलर साइट से प्रोकैरियोट में, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। नो डाउट यूकैरियोट में भी एक पर्टिकुलर साइट से होती है, बट प्रोकैरियोट में सिंगल ओराई होगा जबकि यूकैरियोट में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहां पे जब भी रेप्लिकेशन होगा तो आप क्या देखेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क बनती है, रेप्लिकेशन फोर्क बनेगी और वहां पे रेप्लिकेशन दोनों डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। पॉलीमराइजेशन जब भी होगा तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। हमेशा याद रखना, जब भी कोई पॉलीमरेज, चाहे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज होगा, नया जो न्यूक्लियोटाइड लगाएगा वो 3 प्राइम साइड में लगाएगा, नया किधर लगाएगा 3 प्राइम साइड में, नया किधर लगाएगा 3 प्राइम साइड में। तो जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है, राइट। और यहां पे आप जब पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो एक तरफ आपका कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बनता है और दूसरी तरफ आपका डिसकॉन्टिन्यूअस स्टैंड बनता है, राइट। तो ये आपको कंडीशन देखने को मिल जाती है।
रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म के समय। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। ट्रांसक्रिप्शन में हम बोल रहे हैं डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पे डीएनए इन्वॉल्व होता है। इसके 3 पार्ट हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चरल जीन इसको ट्रांसक्राइब करना है और टर्मिनेटर साइड पे ये प्रोसेस एंड हो जाएगी। एंजाइम का नाम यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज होता है। टेम्पलेट स्टैंड में आप देखेंगे 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन होगी और जो ट्रांसक्राइब आरएनए होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा होगा। इसी प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। उससे पहले हमको यहाँ पे जीन को समझना है, सिस्ट्रॉन को समझना है, पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन और रेगुलेटरी जीन और टाइप ऑफ आरएनए, ये वाला पार्ट भी है जिसको हमको समझना है। चलिए हम पहले रेप्लिकेशन की ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस समझ लेते हैं, फिर हम इस पे आ जाएंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की बात करें, जैसे यहां मेंशन किया जा रहा है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 पार्ट है। इनिशिएशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर पे। यहां पे एक सिग्मा फैक्टर होता है जो एसोसिएट होता है, जो हेल्प करता है लोकलाइज करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में कि प्रमोटर साइट किधर है, और प्रोसेस यहां पे इनिशिएट हो जाती है। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इनिशिएट होती है। फाइनली यहां पे एनटीपी यूटिलाइज होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग शो करते जाते हैं और प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन काम करती है। फाइनली टर्मिनेशन साइट पे आप क्या देखते हैं, टर्मिनेशन साइट पे रो फैक्टर आता है, टर्मिनेटर साइट पे रो फैक्टर आएगा और प्रोसेस को एंड करा देगा और यहां पे आरएनए पॉलीमरेज अलग हट जाएगा। जैसा कि यहां पे देख सकते हैं जब प्रोसेस इनिशिएशन की चल रही है, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, सिग्मा फैक्टर आएगा, इसको इनिशिएशन फैक्टर भी बोलते हैं, और जैसे ही प्रोसेस इलोंगेशन की स्टार्ट होगी सिग्मा फैक्टर हट भी जाएगा, प्रोसेस चलती रहेगी, टर्मिनेटर साइट पे रो फैक्टर आके यहां पे पॉलीमरेज को अलग हटा देगा। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म। अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी जो ट्रांसक्रिप्शन में होंगी वो क्या होंगी, प्रोकैरियोट के केस में अलग होंगी, यूकैरियोट के केस में अलग होगी। प्रोकैरियोट में आप देखते हो एक ही आरएनए पॉलीमरेज पूरा एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए हर टाइप के आरएनए को बना देगा, राइट। और ये प्रोसेस साइटोसोल में ही बिगिन होती है यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होता, न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म अलग नहीं होता। तो जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, कभी कभी आप देखोगे ट्रांसक्रिप्शन के साथ ही ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यूकैरियोट में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, राइट। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे फॉलोड बाई ट्रांसलेशन, देखो प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है क्योंकि यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं होता है साइटोसोल और न्यूक्लियस में। जबकि यूकैरियोट में अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। मैंने कैसे याद करा था, राम टाटा, राम टाटा मतलब आर मतलब आरआरएनए पहले बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 से आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 से एमआरएनए और आरएनए पॉलीमरेज 3 से टीआरएनए, राइट। ये आपके मेजर आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए आपके बनते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एमआरएनए को हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, टीआरएनए के साथ आप इसको 5' आरएनए को भी काउंट करते हो, ये राइट। ये क्या है, आरआरएनए का ही पार्ट है, बट कौन सी यूनिट है, ये कोई एक सब यूनिट रहती है इसकी 5s आरआरएनए, उसको भी पॉलीमरेज 3 बनाता है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ पे प्रिकर्सर मॉलिक्यूल एमआरएनए का जो बनता है वो उसको हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए। हेट्रोन्यूक्लियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, स्प्लिट जीन की कंडीशन होती है, राइट। सो एचएनआरएनए बोलते हैं और इसमें यहाँ पे क्या चलता है, आरएनए की प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में आप क्या देखेंगे, इंट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, कैपिंग करेंगे, टेलिंग करेंगे। टेलिंग में 200 से 300 एडेनिन जोड़ देते हैं एंड पे, और कैपिंग में क्या करते हैं, ग्वाइनोसिन का स्ट्रक्चर एक अटैच करते हैं, मेथाइलेटेड स्ट्रक्चर अटैच करते हैं 5 प्राइम एंड पे, जिसको हम कैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैपिंग, टेलिंग एंड एक्सॉन का रिमूवल प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो चुकी है, यहाँ पे आपने देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन की। जीन में आप क्या देखते हैं, डीएनए सीक्वेंस, वो डीएनए सीक्वेंस जो टीआरएनए आरआरएनए को कोड कर रहा है, अपन सिंपली इसको जीन बोलते हैं। जीन और कई जगह मेंशन किया गया है जीन के बारे में। जीन की एक डेफिनेशन ये भी है कि फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए भी जीन को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट आंसर फॉर जीन, राइट, कि डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट। सिस्ट्रॉन क्या होता है कि वो डीएनए का कंटेंट जिसमें जेनेटिक कोडॉन प्रेजेंट है, राइट, दैट इज सिस्ट्रॉन, या फिर वो पार्ट जहां से ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो सकते हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक आपको कंडीशन मोस्टली यूकैरियोट में मिलेगी, जहां पे एक एमआरएनए एक ही प्रोटीन को बनाएगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जहां पे एक एमआरएनए मोर देन 1 प्रोटीन को बनाएगा, जैसा कि आप किस में देखते हो, ओपेरॉन में बात करते हो। लैकोपेरॉन के केस में देखो, स्ट्रक्चर जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेजेन, ट्रांसस्टाइलेज, 3 कंपोनेंट 3 प्रोटीन को बना रहा होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि एक्सॉन और इंट्रॉन दिखेंगे। एक्सॉन जो होते हैं वो एमआरएनए, मैच्योर एमआरएनए में दिखते हैं, जबकि इंट्रॉन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसी रेस्पेक्ट में हम इसको रेगुलेटरी जीन भी मेंशन, इसी रेस्पेक्ट में हम इसको स्प्लिट जीन भी बोलते हैं। रेगुलेटरी जीन क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो जीन जो रेगुलेशन करने वाले हैं, राइट, वो कोई प्रोटीन नहीं बना रहे, हो सकता है वो प्रोटीन बनाए, हो सकता है नहीं भी बनाए, राइट। जैसे आप बात करेंगे ओपेरॉन में एक रेगुलेटरी जीन रहता है जो कि एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है,
वो एक्टिवेटर भी बना सकते हैं, वो अगर अदर रीजन भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेंगे। दे आर कॉल्ड रेगुलेटरी जीन। वो अलग बात है वो ट्रांसक्रिप्शन करें न करें, राइट, बट हम उनको क्या मेंशन करेंगे, जीन ही मेंशन करेंगे, क्योंकि वो फंक्शनल सेगमेंट है और वो रेगुलेट कर रहे हैं प्रोसेस को, सो कॉल्ड रेगुलेटरी जीन। नेक्स्ट आप आते हैं टाइप ऑफ आरएनए पे, तो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं। एमआरएनए जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है टेम्पलेट की तरह काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस की तरह। टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेकर आता है, एडेप्टर की तरह भी काम करता है और कोडॉन को रीड करता है। आरआरएनए जो कि स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को समझा, यहाँ पे आपने आरएनए के बारे में समझा, आपने यहाँ पे जीन के बारे में समझा। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग के बारे में दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे कैपिंग हो रही है, मेथाइलेटेड ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो रहा है, थ्री प्राइम एंड पे आपके पॉली ए टेल जुड़ रही है, यहाँ पे 200 से 300 एडेनिन के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और बीच में देखो स्प्लाइसिंग भी हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड आरएनए प्रोसेसिंग। बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे देखिए जेनेटिक कोडॉन की बात होगी। जेनेटिक कोडॉन के हम फीचर की बात करें तो ये अनएम्बिगुअस होते हैं, ये डीजनरेटेड नेचर शो करते हैं। डीजनरेटेड मतलब सेम अमाइनो एसिड कई अदर कोडॉन भी कोड कर सकते हैं एक अमाइनो एसिड को। यूनिवर्सल अगर आप बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक बात करें तो सेम को जो कोडॉन होगा वो पूरे में वही काम कर रहा होगा। कॉन्टिग्युअस मतलब कोई पंचुएशन नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, जब भी हम इनको लिखेंगे तो एक ऑर्डर में लिखेंगे। और ये ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं जिसमें से 61 आपके स्टैंडर्ड कोडॉन होंगे और 3 क्या होंगे, स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन यूएए उआ, यूजीए उगा और उआग यूएजी, राइट, ओचर ओपल अंबर की तरह प्रेजेंट करते हैं। जॉर्ज गैम्यू ने इस प्रोसेस को प्रपोज किया था कि 20 अमाइनो एसिड को बनाने के लिए करीब करीब 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा जिसको हम ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे और इस रेस्पेक्ट में 64 कॉम्बिनेशन बनते हैं। हरगोविंद खुराना ने भी यहाँ पे केमिकल मेथड डेवलप किया था कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस के रेस्पेक्ट में कि कैसे कौन कौन से कोडॉन किस किस टाइप के अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। फाइनली इस कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि 64 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जहां पे हम यूसीएजी 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 इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं और हमको इस तरीके से 64 कोडॉन मिल जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ और यहां पे हम देखेंगे एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, जहां पे डीएनए में चेंज को हम मेंशन करते हैं म्यूटेशन, कि किसी भी कारण से हमारे मेन जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रहा है, दैट इज म्यूटेशन। यहां पे मेनली इंसर्शन और डिलीशन पे फोकस किया गया है। इंसर्शन जब भी होगा, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, एक ऐड होगा पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, दूसरा ऐड होगा पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा, तीसरा ऐड होगा तो वहां पे एक अमाइनो एसिड में चेंज आएगा मगर पूरा फ्रेम फिर सेम हो जाएगा, आगे का सेम हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से डिलीशन में भी बात होती है, 1 2 में फ्रेम शिफ्ट होगा, तीसरे में फिर से वही सेम कंडीशन आ जाएगी, एक अमाइनो एसिड वहां से हट जाएगा, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं क्योंकि वो कोडॉन की बात आ रही होती है। एक तो होता है भाई ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में आप क्या देखते हो, एक बेस को मॉडिफाई कर दिया जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। और ऐसा आप कहां देखते हो, सिकल सेल एनीमिया में, जहां पे एस्पार्टिक जो कि ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलिन आ जाता है, ई की जगह वी आ जाती है, राइट। नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए पे, जो कि एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। इनिशिएटर टीआरएनए एयूजी स्टार्ट कोडॉन को लेके आता है जो कि मेथियोनिन को कोड करा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हम समझते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस को। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आप देखते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं। यहाँ पे अदर टाइप ऑफ आरएनए भी यूज होते हैं, आरआरएनए एंड टीआरएनए। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो अमाइनो एसिड बनते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि टीआरएनए को चार्ज करना होता है और इसमें एटीपी खर्च होते हैं। चार्ज करने का मतलब है टीआरएनए से अमाइनो एसिड को लाके चिपकाना। जैसे अमाइनो एसिड चार्ज हो जाए, जैसे ही टीआरएनए चार्ज हो जाएगा, नाउ इट विल एंटर इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सबसे पहले यहां पे देखो ट्रांसलेशन में क्या होगा कि एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले आरआरएनए की स्मॉल सब यूनिट आके जब बाइंड करेगी और वो एनालाइज करेगी कि कहां पे स्टार्ट कोडॉन है, कहां पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस है, और उसके बाद फिर लार्ज सब यूनिट आके बाइंड करेगी, फिर उसके बाद चार्ज टीआरएनए आके बाइंड करेंगे। और जैसे ही वो बाइंड करेंगे आके, तो जो 2 अमाइनो एसिड नियर बाई होंगे, यहां से इस अमाइनो एसिड को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये प्रॉपर्टी होती है इस लार्ज सब यूनिट के पास, और इसको बोलते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी से क्या होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रॉपर्टी से अमाइनो एसिड ट्रांसफर हो रहे होते हैं और चेन ऑफ अमाइनो एसिड बनती चली जाती है, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। फाइनली यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होती है और इस प्रोसेस में आप क्या देखते हैं, अगेन टीआरएनए बाइंड करेगा कोडॉन के साथ और यहाँ पे प्रोसेस एलोंगेशन की काम करेगी। फाइनली आप क्या देखेंगे, टर्मिनेशन साइट आएगी जहां पे आपका स्टॉप कोडॉन होगा। याद रखेंगे स्टॉप कोडॉन पे कोई टीआरएनए नहीं बाइंड करता, यहाँ पे राइबोसोम रिलीज फैक्टर आके बाइंड करते हैं। अगर आपसे कोई बोले कि 10
10 कोडॉन की एक क्या है एमआरएनए है, तो प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड की बनेगी, तो प्रोटीन बनेगी 9 अमाइनो एसिड की, क्योंकि लास्ट वाला जो कोडॉन है वो स्टॉप कोडॉन होगा, स्टॉप कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ये ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेशन हो सकता है, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट के लेवल पे हो सकता है, और ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे भी हो सकता है। तो रेगुलेशन जो हमारा हो, रेगुलेशन के मीनिंग क्या समझ रहे हो कि प्रोसेस ऑफ, मान लो हमको कोई प्रोटीन की जरूरत है, जब हमको जरूरत होगी प्रोसेस ऑन हो, जब हमको कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं है प्रोसेस ऑफ हो। ऐसे इवेंट को आप बोलोगे रेगुलेटेड इफेक्ट, रेगुलेटेड कंडीशन। प्रोकैरियोट में ये प्रोसेस मेनली आप क्या देखते हो, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे रेगुलेट होती है। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन में एक्टिवेटर और रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व हो सकती हैं। रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से बाइंड करेगी, ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखो, लेकोपेरॉन के हम रेगुलेशन की बात करें तो जो ओपेरॉन है वो पॉलीसिस्टोनिक जीन होता है। ओपेरॉन आपके प्रोकैरियोट में काम करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोमोटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन, इसके 3 पार्ट दिखेंगे ओपेरॉन के। लेकोपेरॉन जैसे होता है वैसे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, वेलिन ओपेरॉन, अदर टाइप ऑफ ओपेरॉन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जैकब एंड मोनोड, जैकब जो कि जेनेटिस्ट थे, मोनोड जो कि बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, लेकोपेरॉन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, और इन्होंने यहाँ पे बताया जो लैक्टोज है ना वो एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, क्योंकि जब वो प्रेजेंट होगा तो प्रोसेस ऑन होगी, जब वो नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ होगी। इसीलिए हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को इंडिविजुअल सिस्टम भी बोलते हैं कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगा। जरा यहाँ इस कंडीशन को समझो कि जब लैक्टोज नहीं है, जब लैक्टोज नहीं है तो उस समय ये आपका जीन है, लेकोपेरॉन है, जहां पे PIPOZYA इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एक रेगुलेटरी प्रोटीन है जो एक रिप्रेसर एमआरएनए को बना रही है। रिप्रेसर प्रोटीन जब बनेगी तो वो जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगी और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज भी नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन होने की जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल जहां पे लैक्टोज प्रेजेंट है, आपसे अगर बोला जाए हमने मीडियम में लैक्टोज दिया, जब आप लैक्टोज दोगे तो ये जो आई जीन है, आई जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, बट इससे हमारा जो लैक्टोज है जो कि इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है वो इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा, और इस केस में ऑपरेटर पे आके रिप्रेसर नहीं बाइंड करेगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, एमआरएनए को बनाएगा, एमआरएनए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमेज ट्रांसस्टाइलेज बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अब जो लैक्टोज अंदर आ रहा है उसको ब्रेक करेगा ग्लूकोज गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, उसको एनर्जी देने का काम करेगा। परमीएज क्या करेगा, और लैक्टोज की एंट्री जल्दी जल्दी कराएगा, ट्रांसएस्टाइलेज उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये है आपका रेगुलेशन ऑफ जीन वाला पार्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था जहां पे हमने कंप्लीट ह्यूमन के डीएनए के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया था, राइट। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन का जीनोम हैप्लॉइड कंडीशन में 3 × 10⁹ बेस पेयर का है। एक बेस पेयर को कोड करने के लिए $3 यूटिलाइज होते हैं, तो टोटल आपके $9 बिलियन खर्च हुए थे इस प्रोसेस में, और जो डाटा निकल के आया था वो बहुत बड़ा था, जिसमें 3300 बुक्स लगी, जहां पे आप क्या देख रहे हो, हर बुक में 3300 बुक में, हर बुक में 1000 पेज और 1000 पेज पे 1000 लेटर थे, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा था। इसको कंप्यूटर फॉर्म में हमने जब सेव किया तो हमने उसको बोला बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स जहां पे हमारे पास ये जो डाटा है, जीन का डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए के सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है, हमने उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में सेव कर दिया, और हम उसको क्या बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। और इसके बाद हम डीएनए के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन पता करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन, उसके बाद आप क्या देखते हो, बैक्टीरिया, यीस्ट और प्लांट, ड्रोसोफिला, सी एलिगेंस और कई सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भी एनालाइज किया गया था। सो इनकी भी इंफॉर्मेशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ही अंडर आएगी, उनको हमने सेव किया हुआ है। जब भी हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 2 मेथड यूज होते हैं। एक होता है EST मेथड, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और एक होता है सीक्वेंस एनोटेशन। EST में क्या देखते हो, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बनाएगा हम उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे, और आप देखेंगे सीक्वेंस एनोटेशन में पूरे डीएनए को हम सीक्वेंस कर लेंगे। EST रिफर टू एज पार्ट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेस ट्रांसलेशन एंड फोकस ऑन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, इन पे फोकस करेगा। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या देखोगे, एंटायर जीनोम को जो कि कोडिंग हो चाहे नॉन कोडिंग हो, उसको हम पूरे को यूज करते हैं, किसके लिए, पूरे डीएनए को यूज करते हैं भाई सीक्वेंसिंग करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डीएनए जो ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रोसेस है, इसमें करते क्या है, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे फ्रेगमेंट में, और फ्रेगमेंट को हम यूज करेंगे किसके लिए, क्लोन बनाने के लिए। कई सारे वेक्टर को यूज करके उसको क्लोन बनाएंगे, उन क्लोन को एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के लिए हम यहाँ पे होस्ट यूज कर सकते हैं। एम्पलीफाई करने के लिए होस्ट आपकी बैक्टीरिया और ईस्ट हो सकती है, और उसमें कॉमन वेक्टर बैक और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये वेक्टर यूज होते हैं। फाइनली जब हम इनको एम्पलीफाई कर लेंगे
तो हम इसको सांगर मेथड के थ्रू क्या करेंगे, इनकी सीक्वेंसिंग करेंगे, राइट। और सीक्वेंसिंग करने के बाद हम अलाइनमेंट करते हैं और अलाइनमेंट करके हम कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उसके सीक्वेंस को एनालाइज कर लेते हैं। हालांकि आज के समय में पीसीआर एक टेक्निक है जिससे हम इजीली एम्पलीफाई कर सकते हैं, हम इन स्टेप से बच सकते हैं, एम्पलीफाई करके हम उसको सीक्वेंस कर सकते हैं। फाइनली ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट परफॉर्म हुआ, इससे हमने कई सारी ऑब्जर्वेशन निकाली कि ह्यूमन के डीएनए में 3 × 10⁹ बेस पेयर है, एवरेज जीन का साइज 3000 है, टोटल नंबर ऑफ जीन 3000 है। यहाँ पे 50% ऑफ जो डीएनए है उसके फंक्शन तो अभी भी अननोन है, लेस देन 2% जो जीनोम है वो कोडिंग नेचर का है, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है। सबसे बड़ा जो जीन है वो आपको क्रोमोसोम नंबर 1 पे मिलेगा, सबसे छोटा वाला जो जीन है वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा, राइट। यहाँ पे आप देखोगे सिंगल न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगी मोस्ट ऑफ जीनोम में, जहां पे एक सिंगल पॉइंट पे चेंज आपको देखने को मिले। किस वाले पार्ट में चेंज देखने को मिले, ये नॉन रिपीटेटिव, जो रिपीटेटिव पार्ट होते हैं ना वहां पे, जो हमारा नॉन कोडिंग रीजन होता है ना वहां पे। और इस वाले रीजन में अगर कोई चेंज दिख भी रहा है तो वो डिसीज नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट वाला वो वाला पार्ट नहीं है जिससे प्रोटीन बन रही है, राइट। सो ये नॉन कोडिंग रीजन है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या देख रहे हो कि अगर कोई पॉलीमॉर्फिज्म दिख रही है तो भी कोई बड़ी बात, प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर हम इसको यूज करते हैं किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये मेथड है जहां पे हम 2 डीएनए के सीक्वेंस को कंपैरिजन कर सकते हैं, 2 डिफरेंट इंडिविजुअल के जीनोम को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है 99.9% जो जीनोम है वो क्या है, सेम ही है, मगर उसमें चेंजेस किस रेस्पेक्ट में आते हैं, उनमें चेंज रिपीटेटिव सीक्वेंस के रेस्पेक्ट में आते हैं। एंटायर जीनोम सीक्वेंस हम जो देखते हैं, एंटायर जीनोम सीक्वेंस अगर हम 2 इंडिविजुअल का मैच करने लग जाए, एंटायर जीनोम मैच करने लग जाए, तो ये तो बेवकूफियत की बात होगी। हमको पता है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहां पे हम अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तब भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, और यही है आधार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, मेजर पीक वाले आपको कुछ रीजन दिखते हैं, कुछ माइनर पीक वाले सैटेलाइट डीएनए दिखते हैं। तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप यूज करते हैं वीएनटीआर, जो कि एक टाइप का सैटेलाइट डीएनए ही है, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है इन टर्म ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस। मतलब आपको अलग अलग इंडिविजुअल में इनके जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आप देखें तो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट भी यहाँ पे होती है, ये किसी प्रोटीन को कोड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है इस वाले पार्ट में, रिपीटेटिव सीक्वेंस अलग अलग मिलते हैं 2 इंडिविजुअल में। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे हम डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे वीएनटीआर को प्रोब की तरह यूज करते हैं। हम फर्स्ट क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे ह्यूमन का, आरई से उसको कट लगाएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसका सीक्वेंस देखेंगे, और उसके बाद हम नाइट्रोसेलुलोज पे ट्रांसफर कर लेंगे, और उसके बाद हम ऑटो रेडियोग्राफी यूज करते हुए इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। वीएनटीआर को जो साइज होता है वो 1 से 0.1 से 20 केबी तक का हो सकता है, और आपको यहाँ पे डिफरेंट बैंड दिखती हैं, जिनके बेसिस पे आप क्या देखते हैं, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बैंड जो होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे। जैसे मान लो ये एक हमको क्राइम सीन पे डीएनए मिला था, हमको सस्पेक्ट है इन दोनों में से किसका होगा। जब हमने इसको यहाँ पे ए वाले मैनर में इसका सीक्वेंस निकाला तो कुछ ये दिख रहा है, बी वाले का निकाला तो कुछ ये दिख रहा है। क्राइम सीन पे जो मिला था वो बी वाले पर्सन से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे पता चल गया कि क्राइम सीन पे प्रेजेंट जो मेंबर था वो ये बी वाला मेंबर था। फाइनली आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन अगर देखें तो आप देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन आप फॉरेंसिक साइंस में डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग में यूज कर सकते हैं, और इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन में भी इसको कई जगह हम यूज करते हुए देखते हैं। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर इन 1 माइंड मैप। आप देखेंगे करीब करीब आपकी मुश्किल से 30 से 35 मिनट के अंदर हमारा पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। इसी तरीके के और माइंड मैप आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे आगे आने वाले सेशंस में। यहां पे सेशन को एंड करता हूं, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।